औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद मेवा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक पर्सपेक्टिव था साइकोलॉजी का, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है माइंड की और एक इंफॉर्मेशन ये प्रोसेसर है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व करती है जो इसमें स्टडी ऑफ इंटरनल जो मेंटल प्रोसेसेस हमारे होते हैं, तमाम चीज़ें जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं, जिसमें परसेप्शन होती है, थिंकिंग होती है, मेमोरी होती है, अटेंशन, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग से इसका ताल्लुक़ है। तो कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ट्राई करते हैं बिल्डअप करने के लिए जो कॉग्निटिव मॉडल्स होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, जो कि इंसान के माइंड में जाते हैं। उसमें परसेप्शन है, उसमें अटेंशन है, लैंग्वेज है, मेमोरी है, थिंकिंग है और कॉन्शियसनेस है। जो वर्क होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का वो बहुत लाजमी है लोगों की मदद करना कि वो जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस्ड इश्यूज़ करते हैं विद मेंटल प्रोसेसेस के साथ, यानी अपने मेंटल प्रोसेसेस को किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस थी जी, मिड 1950 से ये स्टार्ट होती है और इसके जो सेवरल फैक्टर्स इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो, यानी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वजूद क्यों कर हुआ, किन वजूहात की बिना पर हुआ, उसमें सबसे पहली जो वजह थी वो डिससेटिस्फेक्शन थी बिहेवियरिस्ट अप्रोच की, क्योंकि इस जो उसका बिल्कुल सिंपल जो उसका एम्फसिस था वो एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर था और इसमें इंटरनल जो प्रोसेसेस है उसको इग्नोर किया गया था। उसके अलावा ये एक बेटर एक्सपेरिमेंटल मेथड था, तो इस वजह से इसको जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। उसके अलावा जब ये कंपैरिजन था बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशंस की उसके दरमियान, तो इस वजह से ये अपनी इम्पोर्टेंस इसने इख्तियार की। कॉग्निटिव अप्रोच ये बेसिकली बिगिन होती है लेट 1950s में और अर्ली 1960s में, और उसके बाद ये बाकायदा एक अप्रोच यानी पर्सपेक्टिव की शक्ल इख्तियार करती है साइकोलॉजी के अंदर 1970 में। उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो मेंटल प्रोसेसेस के इसका जो इंटरेस्ट था वो मेंटल प्रोसेस के साथ था, जो कि रिस्टोर्ड हुआ था जो प्याजे और टॉलमैन का वर्क था उससे। टॉलमैन जो था एक सॉफ्ट बिहेवियरिस्ट था, उनकी बुक थी जी पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, जो कि 1932 में जो है उसने डिस्क्राइब रिसर्च की थी बिहेवियरिज्म के साथ और उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। तो जो बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट था लर्निंग के हवाले से थे वो ये था कि ये बेसिकली एसोसिएशन होती है बिटवीन स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की, और टॉलमेंस का था कि ये जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म्ड होता है स्टिमुलाई के साथ। उसने रेफर किया था ये जो रिलेशनशिप है इसको कॉग्निटिव मैप कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब कंप्यूटर का अराइवल होता है तो उसने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड की और मेटाफर दिया कि जो इंसान इन्वेस्टिगेट करता है, ह्यूमन माइंड जो इन्वेस्टिगेट करता है उसकी ज़रूरत पर। तो जब स्टार्ट होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर, उसने अलाउड किया साइकोलॉजिस्ट को कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं ह्यूमन कॉग्निशन की, जब उसको कंपेयर करें समथिंग सिंपलर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसको जो है एन आर्टिफिशियल सिस्टम जैसे सच एज कंप्यूटर, यानी एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर को उन्होंने उसके साथ दिमाग को कंपेयर करने की जो है वो उसको उन्होंने अलाउ किया और शुरू कर दिया कि हमने कंप्यूटर को यानी अपने ब्रेन के साथ किस तरह से कंपेयर करना है, और ये समझने के लिए कि जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं ह्यूमन कॉग्निशन की हम उनको कैसे समझ सकते हैं। जो यूज़ था कंप्यूटर का एज अ टूल फॉर थिंकिंग वो था कि किस तरह से जो ह्यूमन माइंड है वो हैंडल करता है इंफॉर्मेशन को, उसे जो है कंप्यूटर एनालॉगी कहा जाता है। और एसेंशियली कंप्यूटर जो कोड्स होते हैं यानी जो चेंजेस होती हैं चेंज करता है इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर कोड्स इंफॉर्मेशन, यानी वो चेंज करता है इंफॉर्मेशन को, कोड की शक्ल देता है, फिर उनको स्टोर करता है, फिर यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को, एक प्रोड्यूस करता है आउटपुट यानी रिट्राइव करता है इंफॉर्मेशन को। सेम एज़ जैसे कि हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है इंसान की, कि उनके अंदर भी यही है, जो मेमोरी प्रोसेस है वो भी यही है कि पहले एनकोडिंग होती है, फिर उसके स्टोरेज होती है और उसके बाद उसकी रिट्राइवल होती है। तो सेम एज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर ये सारी चीज़ें यानी माइंड के बेस पर जो है कंप्यूटर वर्क करता है। तो आइडिया जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का था वो अडॉप्ट किया था बाय कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एज अ मोड
कि हाउ ह्यूमन थॉट्स वर्क, कि किस तरह से इंसानी जो थॉट्स हैं वो काम करते हैं। जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी वो स्टडीज़ करती है जी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, यानी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के ऊपर, जिसको ऑब्जेक्टिवली मैयर किया जाता है। वो बिलीव करते थे कि जो इंटरनल बिहेवियर है उसको वो स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते कि इंसान के दिमाग में, इंसान के जहन में क्या हो रहा है, यानी देयरफॉर हम उसको ऑब्जेक्टिवली मैयर करते हैं, कैन नॉट ऑब्जेक्टिवली मैयर इट, हम उसको ऑब्जेक्टिवली मैयर नहीं कर सकते। यानी हम सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसको ऑब्जेक्टिवली मैयर करते हैं, हम इंटरनल बिहेवियर को जो ऑब्जेक्टिवली मैयर नहीं कर सकते। इसके कंपैरिजन में जो कॉग्निटिव अप्रोच आती है वो बिलीव करती है कि जो इंटरनल मेंटल बिहेवियर होते हैं उसको हम साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी अज्यूम करती है कि जो हमारा मेडिटेशनल प्रोसेस है वो होता है जी बिटवीन स्टिमुलस यानी इनपुट एंड रिस्पॉन्स, जिसको आउटपुट कहा गया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो सबसे पहले कॉलर की बात करते हैं। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था मेंटालिटी ऑफ एप्स। इस जो है इसमें उसने रिपोर्ट किया था ऑब्जर्वेशन जो कि सजेस्ट करती है कि जो एनिमल्स हैं वो इनसाइटफुल बिहेवियर शो करते हैं। उसने बिहेवियरिज्म को रिजेक्ट किया इन फेवर ऑफ एन अप्रोच विच बिकम नाउन एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बाद में जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बनी। उसके बाद नॉबर्ट वाइनर का नाम आता है, उन्होंने पब्लिश किया था जी साइबरनेटिक्स, या जिसको कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन। उसने इंट्रोड्यूसिंग जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जैसे इनपुट एंड आउटपुट की। तो ठीक है जी, वो कौन थे? वाइनर। उसके बाद टॉलमैन का नाम आता है, उन्होंने कॉग्निटिव मैप के ऊपर काम किया। उन्होंने ट्रेनिंग की रैट्स को इन मेज़ेस के अंदर और शोड दिखाया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है बिहेवियर की। अब बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, जिसको ऑफन डेटेड बैक टू द जॉर्ज मिलर 1956 वो कहते हैं। उनकी मैजिकल नंबर 7 + और -2 ये इनका बेसिकली बुक थी, जो कि 1956 में जॉर्ज मिलर वहाँ से कहते हैं जी कि ये बेसिकली आगाज़ था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। 1960 में हैब ने जो है बेसिकली अर्ज्ड की थी कि जो हमारे सख्त जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो यूटिलाइज्ड होते हैं हमारे बिहेवियरिस्ट के ज़रिए से, जो स्टडी करते हैं बिहेवियर को और फिर उसको स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन के अंदर अप्लाई किया जाता है। न्यूवेल साइमन ने जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर की डेवलपमेंट की। 1960 में मिलर ने सेंटर फॉर कॉग्निटिव स्टडीज़ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको डेवलप किया, और इनके साथ था एक फेमस कॉग्निटिविस्ट डेवलपमेंटलिस्ट जो है जेरोम बर्नर। 1960 में मिलर ने जी एज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएट के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को यहाँ से बहुत आगे लेके गए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, वो उन्होंने उसका वजूद हुआ। तो यूलरिक नीसर जो था उन्होंने पब्लिश किया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिन्होंने ऑफिशियल बिगनिंग होती है कॉग्निटिव अप्रोच की, यानी जो यूलरिक नीसर का जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो उनकी पब्लिकेशन थी उससे बाकायदा तौर पर इसको कहा जाता है कि यहाँ से जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसकी जो है वो स्टार्ट होता है। 1967 में नीसर ने जी सिंथेसाइज किया था, डाइवर्स फाइंडिंग की थी विद एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। उसने बेसिक प्रिंसिपल जो कि यूज़ किए थे इंफॉर्मेशन थ्योरी के। प्रोसेस मॉडल्स ऑफ मेमोरी, ये एटकिंसन और शिफ्रन ने जी 1968 में मल्टी स्टोर मॉडल एक पेश किया था। कॉग्निटिव अप्रोच जो है हाईली इन्फ्लुएंशियल रही इन ऑल एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी, यानी बायोलॉजी, सोशल, बिहेवियरिज्म और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के अंदर। जी, ये तो थी हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें हमने ब्रीफली आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में जो मेन कंट्रीब्यूशंस था कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, मुख्तलिफ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट या कॉग्निटिविस्ट जो थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस दिया वो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको इनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।